हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स मैथ्स के प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में। और इससे पहले मैं आपको सेट 1 और सेट 2 अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें जो भी मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा वो काफ़ी अच्छे प्रश्न है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से दिया गया कि 680 रुपये को PQR में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि P को Q का 2/3 हिस्सा मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनाते हैं। हमें 680 रुपये को 3 लोगों में बांटना है, P, Q और R, इन 3 लोगों में बांटना है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि P को Q का कितना हिस्सा मिलता है, तो 2/3 हिस्सा मिलता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि P और Q का रेशियो देखते हैं। तो P और Q का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम कि अब आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं Q को R का, देखिए ध्यान दीजिएगा, Q को R का कितना हिस्सा मिलता है, 1/4 हिस्सा मिलता है। तो हम यहाँ पे करते हैं Q रेशियो R, अगर हम निकालेंगे Q/R तो 1:4, ठीक है, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Q की वैल्यू 3 है, लेकिन यहाँ पे Q की वैल्यू 1 है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को Q की वैल्यू को इक्वल करेंगे, तो ही हम इस रुपये को बांट सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है कि 2:3 और इसके नीचे आपको वही लिखना होता है, यानी कि 1:4। ठीक है, ये आपका Q की वैल्यू थी, P Q R की वैल्यू थी। अब आपको पता होगा इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कुछ इस तरह से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, यानी कि इसमें इसके साथ, फिर इसमें इसके साथ, और फिर इसमें साथ इसके, यानी कि इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 में 1 से गुना करूंगा तो 2 हो जाएगा, और फिर 3 में 1 से करूंगा तो 3 हो जाएगा, और 4 में 3 से करूंगा तो ये आपका 12, यानी कि P Q R हमारा रेशियो निकल जाता है। जब आपके पास रेशियो निकल जाए तो आप आसानी से इस रुपये को बांट सकते हो। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था किसकी वैल्यू, R की वैल्यू, यानी कि P Q R। R आपका ये है, तो R को मैंने 12 ऊपर लिखा, 12 3 15 2 17, यानी कि टोटल 17 है। और बांटना कितना है, 680 रुपये को, यानी कि 17 चौका 68, ये आपके 40 बार में कटेगा, और 12 चौका 48, यानी कि 480 रुपये करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि R का हिस्सा होगा। उसी तरह से इनमें से कोई भी पूछा जाता तो आप यहाँ से निकाल सकते थे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 301 तथा 501 के बीच, यानी कि 301 को भी लेना है तथा 501 को लेकर ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य, उनका योग बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हमारे पास जो नंबर दिया गया वो हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है, 301 से लेकर के 501 तक, यानी कि इन संख्याओं को भी लेना है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे क्या ये 301 जो है वो 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौका 28, यहाँ पे 2 और, यानी कि ये आपका कट जाता है। तो 301 तो एक नंबर हो गया, और इसके बाद वाला नंबर क्या होगा, 308। उस तरह से हम 7 ऐड करते चलेंगे, यानी कि 315, ये हो जाता है आपका 7 से डिवाइड। ठीक है, जब ये 7 से डिवाइड हो जाता है तो उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे। अब ये तो हमारा नंबर आगे बढ़ेगा, लेकिन 501 कटता है कि नहीं इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए 501 को हम डिवाइड करते हैं 7 से, तो 501 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 49, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे यानी कि 11 बचने का मतलब फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें 4 ज्यादा है। तो 4 ज्यादा, अगर हम 7 में 4 को घटा देते, इन टोटल में से 4 को घटा देंगे तो ये हमारा काफी अच्छे तरीके से कट जाएगा, यानी कि 497 जो होगा वो 7 से डिविजिबल है। ये हो गया हमारा अब नंबर। अब यहां से हम पता करेंगे कि हमारे पास नंबर कितने हैं, यानी कि टोटल n की संख्या क्या होगी। तो चलिए इसको कैसे निकालते हैं। आपको पता है फ्रेंड्स, ये आपका a हो गया, ये आपका लास्ट का tn हो गया। तो हमने आपको बताया कि tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम tn के जगह पे क्या रखेंगे, 497 को मैंने रखा, और a के जगह पे जो आपका फर्स्ट टर्म होता है मैंने उसको रखा। n हमें निकालना है, d की जगह पे क्या रखते हैं, d यानी कि फ्रेंड्स 2 टर्म्स के बीच का जो डिफरेंसेस होता है उसको लगते हैं। तो आपको पता है कि हम 7 से डिविजिबल निकाल रहे हैं, तो फिक्स है कि इनके बीच का 7 अंतर होगा, तो मैंने यहाँ पे 7 रख दिया। ठीक है, इसको हम घटाते हैं, देखिए इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 6 9 और आपका ये 196। ठीक है, अब इसको 7 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, राइट साइड में आपका n-1 बचेगा। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 7 2 14, 2 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 2 14 5, यानी कि 7 8 56, एक यहाँ पे आ गया प्लस में n की वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाला कितना, 29। कहने का मतलब ये हुआ कि 301 से लेकर के 497 के बीच आपके पास टोटल 29 संख्याएं हैं जो कि 7 से डिविजिबल है।
अब तो ये निकल गया, लेकिन आपको इसमें निकालना क्या था कि उनका कुल योग कितना होगा, यानी कि हम इस सभी को जोड़ेंगे, 301, 308, 315, इन सभी को जोड़ते हैं तो हमारा नंबर क्या आएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो आपको ये चीज़ तो पता होगा कि हमें अब निकालना होगा S29, यानी कि सम ऑफ 29। ठीक है, सम ऑफ 29 जो भी टर्म्स होंगे उनको हम लोग ऐड करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आपको पता होगा कि n/2 इंटू, आपको मैंने एक सूत्र दिया था a प्लस एल वाला, तो a प्लस हम यहाँ पे एल लिख लेते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को ऐड कर देंगे तो हमारा इन सभी का योग निकल जाएगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे n के जगह पे हमारा 29 आया, तो 29 को मैं रख देता हूँ, नीचे 2 हो गया। a हमारा कितना है, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है 301, मैंने 301 रखा, और l के जगह पे कितना है, यानी कि लास्ट टर्म आपका 497 हो जाता है। ठीक है, अब उन सभी को हम ऐड करते हैं, तो देखिए उसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 29, नीचे आपका 2 है, मल्टीप्लाई का साइन दे देता हूँ, और देखिए 7 और 1 8, 9 और 1 9 का 9 हो जाएगा, और इधर आपका 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 798। अब इसको मैं कटा लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 8 दूना 16, 9 दूना 18, और यहाँ पे आपका 399। ठीक है, 399 आपके पास आ जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आप गुना कर दीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो मैंने आपको बताया कि अब 29 और 399 को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए आप या तो डायरेक्ट इसको कर सकते हो, जिसमें तो आप माहिर हो ही, गुना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मुझे करना होता तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट करके बताता हूँ कि मैं कैसे करता। 29 और 399 को करना है। ठीक है, ऑप्शंस भी आपके सामने है, ऑप्शंस हमारे पास क्या दिख रहा है मैं आपको ऑप्शंस भी बताता हूँ। देखिए ऑप्शन हमारे 11,277, 12,571, 15,171 और 11,570। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि 29 को ज्यों का त्यों छोड़ता हूँ और 399 को लगभग मैं 400 लेकर के गुना कर लेता हूँ। 29 चौका करता हूँ ताकि ये आसानी हो जाए, तो 9 चौका 36 हो जाता है और 4 दूना 8 3 11, 11,600। अब मुझे ये तो पता चल गया कि जो हमारा राइट आंसर आएगा वो 11,600 से थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि मैंने जस्ट एक नंबर ही इसको आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो यानी कि 11,400 को 29 गुने 400 मैंने किया तो 11,600 आया। तो हमारा करेक्ट आंसर किसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 11,571 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ाया था, 399 को 400 किया था, एक नंबर आगे बढ़ाया था। तो कहने का मतलब जो कि 29 आगे बढ़ा होगा, तो 29 मैंने इसमें से 600 में से 29 को घटा दिया। ठीक है, तो आई होप कि आप ये बात समझे होंगे किस तरह से मैंने किया। डायरेक्ट आप गुना कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन देखिए मैं डायरेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि 9 लास्ट टर्म्स में गुना करूँगा तो इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, लेकिन यूनिट डिजिट यहाँ पे 3 ऑप्शंस पे मैच कर रहा था, इस वजह से मैंने आपको ये नहीं बोला कि 9 में लास्ट में 1 कीजिए। तो आई होप कि आप ये समझे होंगे किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट एपी का जो चैप्टर होता है आप इसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर पेपर में देखने को मिलता है, और सबसे अच्छा जो क्वेश्चन यही देखने को मिलता है इसी टाइप का कि एक सीरीज दिया रहता है उनमें से, जो कि कौन से नंबर से डिवीजन होगा, कितना नंबर होगा, इसी टाइप का पेपर में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरह से दिया गया। थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, आप देख सकते हैं कि गुणनफल दिया गया है कि 8 के पावर 20, 15 के पावर 24, 7 के पावर 15 का कुल ऋण जो गुणनफल होगा वो क्या होगा। देखिए ऋण गुणनफल क्या है या फिर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम के जब मैं चैप्टर आपको पढ़ाया था तो उसमें हमको बताया था कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कैसे निकाला जाता है। नहीं देखा तो आप जरूर देखें, उसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताया था, इसके बेसिक से लेकर के सारे कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे लिखा गया 8 के पावर 20 और 15 के पावर, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन में है, 15 के पावर 24 लिखा गया और फिर से 7 के पावर 15 लिखा गया। इसमें हमसे पूछा गया अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, देखिए जो भी नीचे रहता है, यानी कि जो भी आपके नीचे है बेस में है, उसका फैक्टर देखिए। तो अगर 8 को तोड़ेंगे तो आप कितने रूप में तोड़ सकते हो, तो 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, सबसे छोटे फैक्टर में तोड़ा जाता है, तो 2 गुने 2 और पावर में आपका 20 होगा। 15 को तोड़ सकते हो तो 3 गुने 5 ही तोड़ सकते हैं, और पावर में आप 24 को ज्यों करते हो, यानी कि पावर के साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। 7 के पावर 7 को कैसे तोड़ेंगे, तो 1 गुने 7, यानी कि आपका ये टूटेगा नहीं, यानी कि आप कह सकते हो कि 7 ही होगा। ठीक है, तो 7 के पावर हम 15 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम देखिए यहाँ पे नीचे कितना नंबर है, 1 2 3, यानी कि जितने भी नंबर आते हैं आपको ऊपर में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 गुने 20 यानी कि 60 हो जाता है। अब प्लस का साइन देख, अब जो हम निकाल रहे हैं वो गुण, जो हम यहाँ पे ऋण संख्या निकाल रहे हैं कितने हैं, तो यहाँ पे देखिए कितने नंबर है, 1 और 2, 2 नंबर है, और ऊपर में 24, 24 दूना 48, ये आपका 48 हो जाता है।
उस तरह से यहाँ पे एक नंबर है और 15 से गुना करेंगे तो 15 एकम कितना 15 होता है। अब इन सभी को हम ऐड कर लेंगे, करेक्ट आंसर हमारा आ जाता है। ठीक है, तो देखिए करते हैं, 8 5 13, लास्ट में 3 आ जाता है और देखिए 6 और 4 10, 10 और 1 11, 6 और 4 10, 10 और 11 और आपका एक हासिल था 12, यानी कि 123 करेक्ट आंसर आ जाता है। आई होप कि आप ये समझे होंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हम इसी तरह से निकालते हैं, या फिर ऋण गुणनफल बोले तो भी हम इसी तरह से निकालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 काफी अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि चूना पत्थर में 40% कैल्शियम है और शेष कार्बन और ऑक्सीजन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चूना पत्थर था, उसमें 40% जो है आपका 40% क्या है, उसमें बोला गया है कि कैल्शियम है। ठीक है, कैल्शियम है। और यहाँ पे हम ये मान करके चलते हैं, जब 40% कैल्शियम है तो 60% बाकी चीज होगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये हम मान करके चलते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि 20 केजी चूना पत्थर में 9.4 केजी ऑक्सीजन है, तो हम ये मानते हैं कि ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, यानी कि 60% पे अब ऑक्सीजन कितना है हम वो निकालते हैं। तो आप देखिएगा, अगर हम 9.4 जो टोटल 20 केजी में से हम देखें तो इसकी टोटल परसेंटेज कितनी निकलती है, तो इसको हम कटाते हैं तो आपका ये हो गया 100, 00 से 00 मैंने इसको कटा दिया और ये देखिए आपका हो जाता है 47। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 47% आपका ऑक्सीजन हो जाता है टोटल 20 केजी में। 20 केजी में 9.4 केजी था ऑक्सीजन, तो उसकी परसेंटेज कितनी हो जाती है 47%। तो अब आपको ये पता था कि टोटल जो 100% था उसमें 40% कैल्शियम था और 60% कार्बन और ऑक्सीजन दोनों था। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया 47। तो आप मुझे ये बताइए कि 60 में से अगर 47 को घटा देते तो कितना आएगा, 13% करेक्ट आंसर होगा, जो कि कार्बन की प्रतिशत हो जाती है। इसमें पूछा भी गया था उसमें कार्बन की प्रतिशत कितनी होगी, तो 13% करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समानांतर चतुर्भुज का एक कोण इसके संलग्न कोण का 2/3 है। कहने का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझेंगे। समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो आप पैरेललो, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पैरेललोग्राम जो है आपका वो, तो ये देखिए ए बी और सी डी, तो हम मानते हैं पहला कोण ये है, तो इसका संलग्न भुजा क्या होगा, एडजेसेंट एंगल जो होता है वो ये होता है, यानी कि जस्ट इसके बगल वाला जो होगा संलग्न भुजा, उसको कहते हैं संलग्न कोण कहते हैं। हम ये x मानते हैं तो ये कितना बोला जा रहा है कि उसका संलग्न कोण का 2/3 है, यानी कि ये आपका 2x/3 है। ठीक है, 2x/3 है। तो आपको ये चीज तो पता होगा कि जो दो संलग्न कोण होते हैं वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री, यानी कि वो दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 180 डिग्री के बराबर होता है तो हम ये लिख सकते हैं कि 2x/3 = 180। और यहाँ पे देखिए 3x यानी कि 5x/3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5x/3 = 180। और 36 पर से 180 होता है, यानी कि x की वैल्यू आप निकालोगे तो x की वैल्यू 108 डिग्री आता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जब 108 डिग्री ये आता है तो हम यहाँ पे इसके एंगल भी निकाल लेते हैं। तो इसका एंगल निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा 108 को अगर हम 2/3 करते हैं तो कितना हो, 36, 36 दूना 72, यह आपका आ जाता है 72। यह एंगल आपका है 108 डिग्री का, ये एंगल है 72 डिग्री का। क्वेश्चंस में क्या पूछा गया उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा, तो देखिए अगर ये आपका 108 है तो इसके सामने वाला कोण भी 108 होगा, ये 72 है तो आपका ये भी 72 है, यानी कि चारों कोण हमारे पास निकल गया। अब इन सभी कोण जोड़ोगे तो 360 के बराबर आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा कि चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण क्या है, तो सबसे बड़ा कोण आपका 108 डिग्री का होगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के। अगर आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही है, अगर वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक किया कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर किया कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। पार्टनरशिप से मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो कि पेपर में भी आपको देखने को मिलता रहता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यवसाय में राम और शीला साझेदार है। राम 8 महीने के लिए 35,000 रुपये और शीला 10 महीने के लिए 42,000 रुपये का निवेश करती है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। 8 महीने के लिए जो राम है वो 35,000 रुपये का निवेश करता है। रेशियो कर लेते हैं, और इसका जो रेशियो है वो 10 महीने, शीला जो वो 10 महीने के लिए 42,000 रुपये निवेश करती है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, पहले 3 जीरो से 3 जीरो खत्म करते हैं। इसको जितना शॉर्ट होगा उतना हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 7 से कटाते हैं, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए ये आपका 10 और 60 हो जाता है, तो हम 4 से कटाते हैं। 4 दूना 8 और 15 चौका 60, ठीक है। 5 तिहाई 15 और यहाँ पे आपका 2:3 निकल जाएगा। यहाँ पे दोनों का रेशियो कितना गया? 2:3। अब क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है कि 31,570 रुपये का लाभ होता है, तो राम का हिस्सा बताइए। ये आपका राम है और ये शीला है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि 31,570 रुपये का अगर प्रॉफिट होता है तो बताइए कि राम का हिस्सा कितना है। तो राम का हिस्सा ये था, तो ऊपर में हम उसको राम को लिखते हैं और नीचे दोनों का योग यानी कि 5। अब इसको हम कटा देते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए इसको मैं 5 से कटा दूँ, ये आपका 2 बार में कट जाएगा। 5 दूना 10 यानी कि आपके पास बचा कितना? 3157 और गुने 2 कुछ इस तरह से। अब इसको आप गुना कीजिए, तो देखिए गुना भी नहीं करना है, 7 ही आपका है और 2 दूना 4 यानी कि 7 और यहाँ पे आपका लास्ट यूनिट डिजिट देखिए 8। तो यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अगर हम इन सभी को गुना करते हैं तो राइट आंसर क्या आएगा? 12,628, ठीक है। लास्ट में 8 आएगा, तो 8 आप यहाँ पे टिक करके देख सकते हैं। अगर ऑप्शन पे कोई एक और 8 होता तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपने समझा होगा किस तरह से हम लोगों ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि 49 पंप दिन में 8 घंटे कार्य करके 6 सही 1/2 दिन में एक जलाशय खाली कर सकते हैं। इसको हम MDH मसाले वाले फार्मूले पर यूज़ करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यदि प्रत्येक दिन 5 घंटे के लिए 196 पंपों का प्रयोग किया जाता है तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? बहुत ही सिंपल सी बात है। MDH मसाला लगाकर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए MDH यानी कि M1D1H1 और नीचे आपका वर्क 1 मान लेते हैं और इधर हम लिखते हैं M2D2 और H2, नीचे आपका वर्क 2। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं जो जो चीज़ें दी गई है उसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैन की बात नहीं की गई, मैन की जगह पे 49 पंप है तो हम यहाँ पे 49 लिख लेते हैं, पंप हो जाता है। दिन कितना दिया गया? तो 6 सही 1/2 यानी कि 6 दूना 12 और 13/2 लिख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो कि घंटा दिया गया, हावर दिया गया, तो इसको हम लिख लेता हूँ 8। वर्क क्या है? वर्क हमारे पास जो कि एक जलाशय था तो उसको हम मान लेते हैं कि वो 1 होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। एक जलाशय को भरा जाता है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक दिन 5 घंटे कार्य करके, तो प्रत्येक दिन 5 घंटे का कार्य हो रहा है तो दिन यहाँ पे दिया, हमें दिन निकालना है। तो चलो कितना पंप का प्रयोग किया जा रहा है? 196 पंप। दिन हमें निकालना है तो उसको D2 में लिख देता हूँ। और क्या है? 5 दिनों प्रत्येक 5 घंटे कार्य कहता है, ये कुछ इस तरह से हो जाता है। इसको कटाते हैं, ये आपका 4 हो जाता है। अब देखिए कैसे कैसे इसको कटाते हैं। चलो इसको 4 से कटाते हैं, तो 4 से कटाएंगे तो 4 चौका 16 और ये आपका 3 4 9 36 यानी कि 49 इधर से भी काम खत्म। अब आपके पास क्या बचा? 13 और यहाँ पे 5 यानी कि हम कह सकते हैं कि 13 = 5 D2 बच रहा है। D2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? 13/5 और 13/5 का मतलब क्या लिख सकते हैं कि 2 सही 3/5, ठीक है। अब मिलाकर के देखते हैं क्या आंसर आ रहा है कि नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं 13/5 ही आंसर दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आगे बढ़ सकते थे। तो कितना ईजी है, बस आप इस मसाले वाले फॉर्मूले को याद रखिए और हमेशा मसाला लगाकर तड़का लगा करके बनाते रहिएगा, काफ़ी ईजी इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट के लिए आराम करता है। तो आपको ये बताना है कि वह 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। इसमें भी कुछ नहीं करना है यार, बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पे कही जा रही है। तो चलिए उसको मैं बताता हूँ कैसे करें। देखिए एक व्यक्ति है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वो 10 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करता है, तो 5 किलोमीटर कितने घंटे में करेगा? 30 मिनट में, ठीक है। ये बात बोली जा रही है कि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर वो कवर कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 किलोमीटर उसको चलने में 30 मिनट का समय लगेगा। तो 30 मिनट का समय तो लगेगा, लेकिन ठीक है। अब वो क्वेश्चंस में एक और कंडीशन दिया गया कि वो हर किलोमीटर पे क्या करता है कि 5 मिनट रुकता है, हर किलोमीटर पे वो 5 मिनट रेस्ट करता है। तो आप ये बताइए कि हर किलोमीटर पे 5 मिनट का रेस्ट करता है, तो वो 4 किलोमीटर जब चलेगा तो वो कितना होगा? अगर वो 4 किलोमीटर चलता है तो वो 20 मिनट का रेस्टिंग होगा। 5-5 मिनट पे 4 बार वो रेस्ट करेगा। तो 20 यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो ये आपका 50 हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वो अगली बार यानी कि जो 5वां किलोमीटर होगा, तो वो मान के चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ से वो चलना स्टार्ट किया और उसको यहाँ पे जाना था, और इसमें 5 स्टेप लेता है, 1 2
3, 4 और यहाँ पे हर स्टेप पे वो 5 मिनट रुकता था, उसको यहाँ पे पहुँचना था। तो यहाँ पे गया तो 5 मिनट रुका, यहाँ पे गया तो 5 मिनट रुका, यहाँ पे गया तो 5 मिनट रुका। अब यहाँ पे उसको जाना था, क्या ये रुकेगा? बिल्कुल नहीं, वो तो वहाँ पे पहुँच चुका है। अब उसको रुकने का क्या मतलब, वो तो काम खत्म उसका हो गया, अब उसको रुकना रेस्ट नहीं करना है, वो तो पहुँच चुका है। यानी कि वो 5 किलोमीटर को कवर करने में 4 बार स्टेप लेगा, तो ये 4 बार स्टेप का हम यहाँ पे लिखेंगे 20 मिनट का वो रेस्ट करता है। तो 30 मिनट तो उसको कवर करने में उसका टोटल टाइम लगेगा और 20 मिनट उसने रेस्ट किया, यानी कि टोटल 50 मिनट उसको लगेगा इस क्वेश्चन को सॉरी यानी कि उसको कवर करने में 50 मिनट का समय लगेगा। आई होप कि आप ये समझे होंगे किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे किया। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया, काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसको कैसे करेंगे, इसमें हमको बस इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। तो देखिए कैसे कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या क्या लिखा गया उसके पहले मैं लिख देता हूँ 2xy अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो ये कुछ हमारे पास दिया गया और इसी का हमें सिंप्लीफिकेशन करके के लाना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो पहले जो दिख रहा है उसको करेंगे, यहाँ पे हम देखिए एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xy और अपॉन में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए अगर चाहो तो आप इसको डायरेक्ट पलट सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिवाइड का साइन है, तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलो इसको एक बार छोड़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और इसको देखिए क्या करते हैं, इसमें भी हम वही चीज़ करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और आपका यहाँ पे माइनस और एलसीएम लेंगे तो आपका 3xy इंटू में x माइनस वाई हो जाता है और नीचे में आपका ज्यों का त्यों x माइनस वाई। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि इसको हम पलट देते हैं, तो चलिए इसको पलट देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2xy, नीचे आपका क्या हो जाता है, इसको हम क्या करते हैं, इसको फार्मूला पे लिख देते हैं। ठीक है, चलो इसको फार्मूला हम लगा देते हैं यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy का फार्मूला हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, नीचे में आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और यहाँ पे हम इसको पलट देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन दिया तो ये आपका ऊपर में चला जाएगा x माइनस वाई और नीचे में आपका हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस यानी कि सॉरी यहाँ पे क्यू दिया गया ना, सॉरी यहाँ पे क्यू दिया गया, तो ये आपका क्यू है, मिस्टेक था, तो यहाँ पे मैंने क्यू लिखा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे डायरेक्ट, मैंने इसको पलट के लिखा है तो ए माइनस बी का होल क्यू होता है। ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यू बराबर फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर में आपका देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 3, यानी कि ये 3 से ये 3 टोटल खत्म हो जाता है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे बचा आपके पास कितना, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें कुछ था नहीं, सिंपल सी बात थी, यहाँ पे बस आपको फॉर्मूला एक यूज करना था। तो अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो काफी इजिली कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर है, तो हमसे ये पूछा गया कि x के पावर 31 प्लस वाई के पावर 35 का मान क्या होगा। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया उसको लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और राइट साइड में वाई स्क्वायर प्लस में इक्वल टू 0, राइट साइड में नहीं है कि प्लस में, यानी बस इसको मैंने सजा करके लिखा, वाई स्क्वायर को यहाँ पे लिखा। इस तरह से क्यों किया, क्योंकि ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है, यानी कि x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका वाई स्क्वायर राइट साइड में 0 के बराबर है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर इस टाइप के कंडीशन आपके बराबर में 0 दिखे तो x की वैल्यू को आप माइनस में 1 लिख सकते हो, अगर प्लस में रहता तो माइनस में 1 लिख सकते हो, और y की जगह पे यहाँ पे देखिए इसके साथ मान के चले कि ये कुछ इस तरह से लिखा गया होगा, इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। तो y प्लस 0 यानी कि ये वाई स्क्वायर होगा, तो वाई स्क्वायर की जगह पे हम कुछ y की वैल्यू 0 के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि राइट साइड में भेजोगे तो y की वैल्यू 0, यानी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों तरफ कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर करके इन दोनों का तुलना करके यहाँ पे निकाल देते हैं। तो x के जगह पे -1 आएगा, y के जगह पे 0 आ जाता है। अब हमें जो क्वेश्चंस पूछा गया, आप उस क्वेश्चंस को ध्यान दीजिए एक बार कि x के पावर 31 प्लस y के पावर जो कि 35 पूछा जा रहा है। तो अब y के पावर कुछ भी हो उसका मतलब तो 0 ही होगा, ये आपका 0 हो जाता है, क्योंकि y के पावर आप कुछ भी चढ़ाओ अब 0 होगा। x के पावर ध्यान दीजिएगा, x के पावर यहाँ पे -1 के पावर 35। तो मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि अगर
देखिए अगर पावर में फ्रेंड्स इवन नंबर हो तो यहाँ पे देखिए अगर -1 हो और इसके पावर में n जो कि एक सम संख्या हो यानी कि इवन नंबर हो तो आपका ये आपका जो कि प्लस में हो जाएगा, ये सिर्फ प्लस में 1 होगा। लेकिन उसी तरह से अगर हम बात करें कि -1 के पावर n एक विषम संख्या हो यानी कि एक ऑड नंबर हो तो उस कंडीशन में आपका ये -1 होगा। तो यहाँ पे देखिए 35 क्या था, 35 एक प्रकार का विषम संख्या है यानी कि ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होने की वजह से ये आपका -1 होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करेंगे, -1 करेक्ट आंसर आ जाता है। से क्या जब भी आपके पास कुछ इस तरह से कंडीशन है तो आप वहाँ पे इसकी वैल्यू को निकाल सकते हो, जो भी इसके प्लस में हो तो माइनस में होगा, माइनस में हो तो प्लस में हो। जब इसके साथ कुछ नहीं समझे तो आप इसको समझेगा कि ये 0 के बराबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला पॉइंट भी देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और इस टाइप के पेपर में आपको अक्सर देखने को मिलता रहता है क्योंकि ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x - 1/x की जो वैल्यू है वो x - 1/² इक्वल टू 3 के बराबर लिखा गया और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात होती है, हमें यहाँ पे निकालना है कि x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले x - 1/x की वैल्यू क्या करते हैं, पावर है, स्क्वायर है, तो इसको हम भेजेंगे तो ये आपका रूट में हो जाता है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे आपका प्लस में लाना है लेकिन ये हमें माइनस में दिख रहा है तो हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो ये प्लस में हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं बोथ साइड स्क्वायर करता हूँ, x माइनस का होल स्क्वायर और राइट साइड में आपका 3 के पावर में स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² प्लस में आपका 2ab, तो यानी कि ये आपका कट जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा, ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे आपका माइनस होगा, सॉरी। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये आपका ab खत्म, -2 बचा। राइट साइड में क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 के बराबर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं कि 5 के बराबर, तो उधर मैंने भेज दिया। अब बहुत ही सिंपल, आप देख रहे हैं इसके करीब हम लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसका होल क्यों कर लेते हैं, बोथ साइड होल क्यों करते हैं, तो ये आपका 3 दूना 6 हो जाएगा, काफ़ी ईजी हम इसको कर सकते हैं। x² प्लस 1/x² है और राइट साइड में 5 के बराबर, हम यहाँ पे इसका होल क्यों कर लेते हैं बोथ साइड। तो देखिए बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल क्यू, तो a³ हो जाता है, b³ हो जाता है, प्लस में 3ab, तो 3ab इसको कटेगा तो 3 बचेगा, सिर्फ 3ab इंटू a प्लस बी, तो a प्लस बी के जगह पे हम क्या रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 5। तो आई होप कि आप ये समझ रहे होंगे मैंने इसको कैसे किया हुआ है। फार्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया है कि a प्लस बी का होल जो होता है, a प्लस बी का होल क्यू बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab, तो 3ab की जगह पे रखूंगा तो ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे खत्म हो गया, और इंटू a प्लस बी, तो a प्लस बी अगर रखता तो a प्लस बी यहाँ पे क्या आता 5, तो 5 मैंने डायरेक्ट इसको पुट कर दिया और इसको मैं क्या करूंगा, उधर भेज दूंगा, यानी कि x के पावर 6 और 1/x के पावर 6, 125 में से अगर हमारा 5 से 15 घट जाएगा तो करेक्ट आंसर 110 आ जाता है, जो कि हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो कितना इजी क्वेश्चन था लेकिन काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको इसको करा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे तरीके से ईजिली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये नहीं भी पता है कि किस तरह से किया जाता है तो मैंने आपको अलजेब्रा से रिलेटेड अलग से एक वीडियो बनाया, 2 पार्ट मैंने आपको बताया इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाता है, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक वाहन के पहिए का व्यास जो है वो 70 सेंटीमीटर दिया गया, पहिया 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे रेडियस देखें तो वो हमारा 35 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि पहिया जो है वो 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है, तो 5 सेकंड में वो 10 चक्कर लगाता है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 1 सेकंड में वो कितना चक्कर लगाएगा, 1 सेकंड में 2 चक्कर। 2 चक्कर का मतलब क्या है, 2 चक्कर का मतलब 1 चक्कर अगर हुआ तो ये क्या हुआ, परिधि हुआ, तो परिधि यानी कि 2 चक्कर बराबर टोटल हमारा डिस्टेंस देखें तो d बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू, यानी कि 2 चक्कर, 1 चक्कर बराबर 2πr होता है, लेकिन 2 चक्कर में हम 2 गुने 2πr लिखते हैं, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अब हमें निकालना है क्या है, चाल यानी कि गति निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो मैंने दूरी लिखा, ये आपका टोटल दूरी हो गया, और समय कितना है, तो प्रत्येक सेकंड हम यहाँ पे निकाल देते हैं, प्रत्येक सेकंड, क्योंकि आंसर में भी आपसे पूछा गया कि प्रति सेकंड क्या, ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 सेकंड 1 से डिवाइड करते हैं और इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 और 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ पे भी कुछ कहा नहीं गया तो 22/7 रखते हैं। आर की जगह पे कितना रखेंगे, आर की जगह पे आपका 35 है,
तो मैंने आपको 35 रखा। 7 × 5 = 35 को मैंने घटा दिया। अब देखिए 22 × 5 = 10, यानी कि 110 × 4 करते तो आपका होता है 440 सेंटीमीटर। 440 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाता है, ठीक है, 440 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन क्वेश्चंस में आपसे मीटर पर सेकेंड में पूछा गया, तो क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 4.4 मीटर पर सेकेंड आ जाता है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो भी क्वेश्चन शेयर किया था वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, और उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। और आज के जो कॉन्सेप्ट था आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़, आपको पता है कि वीडियो के साथ क्या करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इसी तरह की रोजाना न्यू वीडियोज़ लाते रहता हूँ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।